नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो क्लासरूम नोट्स है पॉलिटी का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक इससे पहले हमने जो है 10 वीडियो 10 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा 11वां टॉपिक है जिसका नाम है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के प्रश्न रहेंगे। अगर बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हमारा जो प्रश्न रहेगा उच्च न्यायालय से रहेगा। अगर बात करते हैं इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं हाई कोर्ट से। देखिए, हाई कोर्ट का पहला प्रश्न आज पूछा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 20, 25, 30, 34। तो आप कहेंगे 34 संख्या है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33 + 1। ठीक है, 33 + 1, 34 टोटल संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको लिखता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र जो है किसे देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर विधि मंत्री को। तो आप कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र होता है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी वाले में बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर। पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति किसके सहयोग से करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, या फिर लोकसभा की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के साथ। तो आप कहेंगे जो राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ ही करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त आय क्या है। कह रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी आयु जो होती है रिटायर होने की कितने वर्ष में है, तो आप कहेंगे 65 वर्ष होने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, इसमें पूछा गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है, या फिर अटर्सन ने लिखा है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, लोकसभा अध्यक्ष को है, या सर्वोच्च न्यायालय को हो। संविधान की अंतिम व्याख्या कह रहा है, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट को है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, यह हमसे पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा से दिया जाता है, या विधि आयोग से, संसद द्वारा, या फिर मंत्री परिषद द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन दिया जाता है, आप कहेंगे संसद द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए आठवां प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक आप वकील के तौर पर रहे होंगे, 20 वर्ष कम से कम, या फिर 10 वर्ष, 8, या फिर 25। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको हाई कोर्ट का कम से कम जो है 10 वर्ष का वकालत किए हों। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। देखिए 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने ऊपर बताया 28 जनवरी 1950 को, तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 के एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, किसके बाद? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीबीआई की जांच पर, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, या भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, या संसद के महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने पर। जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको कब हटाया जा सकता है, कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर जैसे हटाएंगे, कब हटाएंगे? तो आप कहेंगे अगर संसद में महाभियोग पारित हो जाता है तब जाके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से इस्तीफा ले लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट आप किस अनुच्छेद के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर जा सकते हैं? तो आप कहेंगे 32 का, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद पूछेगा 32 तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, और वहीं पूछेगा 226 किससे संबंधित है, तो वही हो जाएगा मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किससे परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या फिर बी और सी दोनों को? तो उच्चतम न्यायालय से कानून मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन सलाह ले सकते हैं? एक तो राष्ट्रपति ले सकते हैं, और दूसरा जो है हाई कोर्ट, किसी भी जिले जो है किसी भी राज्य का हाई कोर्ट भी ले सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही जो है अंग्रेजी भाषा में होगी? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी वह अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 384 में कहा गया है। अनुच्छेद 384 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पूछा गया है जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई है किसके द्वारा हुई है? पहला ऑप्शन कह रहा है संसदीय एक्ट के द्वारा, दूसरा है कि संवैधानिक पहल द्वारा, तीसरा है न्यायिक पहल द्वारा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जनहित याचिका की बात की जा रही है तो यह एक न्यायिक पहल है। क्या है? जनहित याचिका न्यायिक पहल है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा लोकहित वाद जो होता है, लोकहित मुकदमे की संरचना का उद्गम देश है? जो लोकहित जनहित याचिका कौन से देश में शुरुआत की गई थी? ऑस्ट्रेलिया से, भारत, यूएस से, या फिर यूके से? तो जनहित याचिका की बात की गई है तो यहाँ कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसकी स्थापना जो है 1980 में होती है, जो भारत में अपनाया गया है 1986 में अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय के पूछ लिया, अभी सुप्रीम कोर्ट का पूछा, अब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं कितने उम्र के बाद रिटायर होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 या फिर 58 वर्ष की उम्र में? तो आप कहेंगे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वह 62 की उम्र में जो है रिटायर हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वह 65 की उम्र में रिटायर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं 17 नंबर का। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी एक याचिका है दोस्तों? अधिकार परीक्षा है, परमादेश है,
उत्प्रेषण है या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप कहेंगे जो एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है वह उत्प्रेषण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, देखिए कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? भारत के समेकित निधि से, या राज्य के समेकित निधि से, या भारत की आकस्मिक निधि से, या राज्य की आकस्मिक निधि से। तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी वेतन में जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वह राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? अगर न्यायालय की कार्यवाही लंबित होती है तो उसे कौन सा रीट जारी करेंगे? तो आप कहेंगे अधिकार नहीं, उत्प्रेषण किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। अगर कार्यवाही लंबित हो रही है तो उसमें वह उत्प्रेषण जो है रीट लगाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हाई कोर्ट के जो परमादेश जारी करने की शक्ति है वह किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, या फिर सांविधिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक अधिकार, या इनमें से सभी के अंतर्गत। तो आप कहेंगे जो परमादेश जारी किया जाता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तभी जाके परमादेश जारी किया जाता है। और हाई कोर्ट आप जाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे 226 के सीधे जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तो कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं अपना त्यागपत्र जो सौंपते हैं वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में चलित न्यायालय जिसको कहा जाता है मोबाइल कोर्ट, इसका मानसूत्र, इसका जो शुरुआत किस व्यक्ति ने किए हैं? न्यायमूर्ति भगवती जी किए हैं, या श्री राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो मोबाइल कोर्ट की बात की जाए इसकी शुरुआत करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही बताया गया है? क्या सही है इनमें? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। जी बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही मिल रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये परिवर्तित कर सकती है अपना निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार नहीं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकती है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि भारत में न्यायिक संक्रिया संबंधित है। जो न्यायिका संक्रियता संबंधित है किससे है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से है, जनहित याचिका से है, न्यायिक पुनरावलोकन से है, या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से है। पूछा गया है कि न्यायिका संक्रियता जो है किससे संबंधित है? न्यायिक संक्रियता की बात की जा रही तो यह जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 23 नंबर के पूछा जा रहा है कि सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय कौन सा है? वह कौन न्यायालय है? भारत का सुप्रीम कोर्ट है, या फिर लोकल कोर्ट है, विशेष न्यायालय है, यूपी का उच्च न्यायालय? पूछा गया है 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज के महिलाओं की स्थिति
प्रतिष्ठित हुई है वह न्यायालय कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट होगा सीधा सीधा, भारत का सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। चलिए 26 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? किस में कहा गया है, किस अनुच्छेद में? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है प्रश्न में कि अनुच्छेद 384 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जितने भी मामले सुने जाएंगे वह जो है अंग्रेजी भाषा में बताए जाएंगे। यह बात कही गई है कि 384 में, अनुच्छेद के 384। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजरा बंद तोता है? किसके मामले में पाया था दोस्तों पिंजरा बंद तोता है केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक? तो रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, या फिर विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बाद, या फिर कोयला आवंटन घोटाला में? तो यह हुआ था जो केंद्रीय अन्वेषण शाखा है, इसे एक पिंजरा बंद तोता है, यह कोयला आवंटन घोटाला में पाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था किस वर्ष? 1993 में, 1996 में, 2004 में, या फिर 2004 में? दो ऑप्शन दिया गया है। तो कोलेजियम की जो व्यवस्था अपनाई गई थी यह 1993 में अपनाई गई थी, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन से इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? इससे पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, कौन थे? तो DY चंद्रचूड़ जो थे यह इससे पहले किसी हाई कोर्ट के जज नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत के संप्रभुत्व और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। यह किसके द्वारा शपथ ली जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के सदस्य द्वारा, या फिर राज्यपाल द्वारा? तो यह शपथ ली जाती है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 31 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? किस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? तो आप कहेंगे जब मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 226 का अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट के मामले में जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? किसी भी कह रहा देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे यह अधिकार जो है केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 33 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा कि हाल ही में उच्चतम ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है? केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है। किस अनुच्छेद को? तो आप कहेंगे 355 को। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर के प्रश्न में बताया गया भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत स्रोत हैं। कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? संविधान है, न्यायिक व्याख्या है, न्यायविदों में मत है, या फिर संसदीय कानून है?
तो बुनियादी ढांचा के सिद्धांत जो है दोस्तों, यह जो हो जाएगा आपका न्यायिक व्याख्या है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है 35 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह एक इसका आशय क्या है। ये पूछा गया प्रश्न में कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि इसे सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और यह उस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्हित नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। और चौथा कह रहा है, डी वाला ऑप्शन है, कि इसके निर्णयों को विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन जो आपका उचित लग रहा है बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि इसके सभी निर्णय जो होंगे साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और यह इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला होता है वह किसी न्यायालय में आप टाल नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, केवल उच्च न्यायालयों को या फिर केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को या फिर जनपद न्यायालय को। तो अभिलेख न्यायालय जो कहा जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कहा जाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।